अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैरा पॉइंट। पैरा मतलब पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम पैरा पॉइंट देते हैं, PARA, पैरा पॉइंट। उधर से पैरा पॉइंट देते हैं और इनके राइट हैंड पर हम लोग पैरा का पॉइंट देंगे। आप देखेंगे कि ये तकिए का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे तकिया लगाएंगे। ये देखिए इन्होंने राइट हैंड को इस तरीके से रखा है, ये 90 एंगल पर रखा है और इसके बाद में 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा होता है। आप दो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप देते रहो। तो ये पहला पॉइंट है जहां ये दोनों जॉइंट मिलते हैं, यानी कोहनी का पॉइंट जॉइंट जो है इसके बीचों बीच, यानी कि दोनों तरफ से आपने प्रेशर रखना है। 6 सेकंड का प्रेशर कोहनी पर आएगा, यहाँ पर एल्बो पर आएगा, और 6 सेकंड का ही प्रेशर इनके कंधे के बाजू में। जहां पर हमने लीवर 0 पॉइंट दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि जहां पर हमने लीवर 0 पॉइंट दिया था वहां 6 सेकंड का प्रेशर एक बार ये दे रहे हैं, देख लीजिए। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये सारी वीडियोज आपको ऑलरेडी भेजी गई हैं। पैर से हम कैसे देंगे ये भी आपको जानकारी दी गई है, तो चाहे आप पैर से दे रहे हो चाहे हाथ से दे रहे हो, देने का तरीका वही रहेगा, काउंटिंग वही रहेगी। और 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा होता है। फॉर्मूले में आपके लिखा होगा 4 पैरा देना है, 2 पैरा देना है, तो उसको उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा है। और अगर हमें 2 पैरा देना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 8 पॉइंट बन जाते हैं। अगर 3 पैरा लिखा होता तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 12 पॉइंट बन जाते। और यही अगर लिखा होता कि 4 पैरा देने हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 16 पॉइंट देते, तो हमारा 4 पैरा कंप्लीट होगा। एक बार ये फिर से 1 पैरा देंगे, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा हमारा कंप्लीट होता है। राइट हैंड में ही देना है, लेफ्ट हैंड में नहीं देना, नहीं तो वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जब हम इसी के अपोजिट में यानी कि लेफ्ट में इसी 1 थायराइड पी देंगे, वही सेम वो देनी है काउंटिंग के साथ में, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड पर ये देते हैं 4 पॉइंट इक्वल टू 1 थायराइड पी जी। ये दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये चौथा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट इक्वल टू 1 थायराइड पी। थायराइड पी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हम आने वाले समय में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोक्राइन। उसमें आपको मैं बताऊंगा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थायराइड ग्लैंड, ये सब अलग अलग ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से को, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम 4 पॉइंट में 1 थायराइड पी देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 थायराइड पी लिखा होता तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 16 पॉइंट में हम इस पॉइंट को देते। तो थायराइड पी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जबकि पैरा हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पैरा हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा।
तो इस तरीके से ये अलग अलग पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं, है ना। और हम ये देख रहे हैं कि हमारा पैरा पॉइंट कैसे कंप्लीट होगा। दोबारा से एक बार 4 पैरा पॉइंट दे देंगे। थायराइड पी देखिए 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पैरा और थायराइड पी ये दोनों ही एक ही तरीके से दिए जाने वाले दो अलग अलग पॉइंट है। जब हम राइट हैंड पर देते हैं तो ये पैरा बन जाता है, जब हम इसी पॉइंट को लेफ्ट साइड देते हैं तो ये थायराइड पी बन जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट करते हैं। अगर हमें कंप्लीट पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है, पूरी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है, तो हम उसके लिए एक पॉइंट देते हैं जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। यानी कि इन दोनों पॉइंटों को एक साथ जब हम मिला देंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिट पॉइंट। पिट मतलब PIT, पिट लिखा है आपके नोट्स में, और उसका मतलब है कि हम दोनों को एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो यानी कि कंप्लीट पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए हम पिट का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों हाथों पर एक साथ ये पॉइंट दिया जाता है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट वही काउंटिंग 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पिट पॉइंट बन जाता है, 1 पिट्यूटरी पॉइंट है। यानी कि, और ये फॉर्मूले में आपके सामने लिखा होगा कि हम इसे 1 पिट देना चाहते हैं, 4 पिट देना चाहते हैं, 2 पिट देना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हम पिट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पिट यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का तरीका है। यहां तक हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। इनमें एसिड को डाउन करने के लिए हम एसिड का पॉइंट देते हैं, और अल्कलाइन को डाउन करने के लिए हम अल्कलाइन का पॉइंट देते हैं। एसिड का जो डायग्नोज है वो हमेशा लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन होगा। यानी कि आपकी लेफ्ट किडनी अगर पेन कर रही है तो उस समय पर एसिड बढ़ा हुआ होगा। अगर आपकी लेफ्ट साइड की, जब हमने चेकिंग करा और लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन है और उस समय पर आपको दर्द है लेफ्ट साइड के हिस्से में, तो आपका एसिड बढ़ा होता है। और उस समय पर हम एसिड को डाउन करने के लिए एसिड का पॉइंट देते हैं, एसिड का पॉइंट देते हैं। चूंकि आप लोगों को ये जानकारी है कि हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट देंगे, तो हालांकि एसिड पॉइंट हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को डायग्नोज करने पर एसिड डाउन करने के लिए दिया जाता है, तो यह हमेशा राइट लेग में दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि इनके ये जो थाई है, ये जो लेग है, ये इनका राइट लेग है, ये जो लेग है ये राइट लेग है, तो राइट लेग पर हम एसिड का पॉइंट देंगे। इनकी पोजीशन को समझ लीजिए, इनकी पोजीशन को समझ लीजिए। इनका जो लेफ्ट लेग है ये इस तरीके से 90 एंगल पर मुड़ जाएगा। आप इनकी पोजीशन देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से लेटे हुए हैं। आप देखेंगे इस तरीके से नीचे वाला राइट लेग इनका पूरा सीधा है और लेफ्ट लेग 90 एंगल पर मुड़ गया है। तो ये एसिड की पोजीशन है, ये एसिड की पोजीशन है, और इनका जो राइट लेग है वो बिल्कुल सीधा है, आप देख पा रहे हैं। और जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, डिसएंट्री का पॉइंट बीचों बीच दिया था, उसी प्रकार से हम एसिड का पॉइंट राइट लेग के बीचों बीच देंगे। देखिए एसिड का पॉइंट दे रहे हैं अभी आपको जी।
1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर रखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर ये आपने देखा कि इन्होंने दोनों हाथों से या पैरों से, जहां इन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया वहां आप पैर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोनों हाथों या दोनों पैरों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए एसिड का पॉइंट दे रहे हैं तो ये 1 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैंड से या सिंगल लेग से आप इस पॉइंट को देंगे तो आपको 2 बार पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 पॉइंट इसके बनाने पड़ेंगे, तो उस कंडीशन में 2 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड होगा। अगर आप सिंगल हैंड से दे रहे हैं तो 2 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड है। अगर आप डबल हैंड से दे रहे हैं तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड होगा। एक बार फिर से एसिड का पॉइंट दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये 1 पॉइंट इस मतलब अगर इन्होंने दोनों हाथों से इस समय दिया है तो ये 1 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड कंप्लीट होगा। ठीक है, अब लिखा होता कि अगर 3 एसिड देना है, 2 एसिड देना है, 4 एसिड देना है तो उतने ही बार हम इन पॉइंट को प्रेस करते हैं। लेकिन ध्यान करना है राइट लेग पर, इस पोजीशन में हमने राइट लेग की थाई पर ये पॉइंट देना है जिसको हमने एसिड पॉइंट बोला है। इसी प्रकार ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब हम अल्कलाइन का पॉइंट देंगे, अल्कलाइन का पॉइंट तब देते हैं जब किसी भी पेशेंट की राइट साइड की बॉडी में पेन हो, यानी कि राइट साइड के हिस्से में पेन हो, तो ये एक इंडिकेशन है, डायग्नोज है कि बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ रही है। तो अल्कलाइन की मात्रा को डाउन करना है तो हमें अल्कलाइन का पॉइंट देना है। अल्कलाइन का पॉइंट अल्कलाइन को डाउन करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनके लेफ्ट लेग पर, ये आप देखेंगे कि इनका ये लेफ्ट लेग है और राइट लेग अब आगे की तरफ जो 90 एंगल पर चला गया है वो राइट लेग चला गया है। तो लेफ्ट लेग पर अल्कलाइन का पॉइंट होगा क्योंकि इसका असर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम अल्कलाइन का पॉइंट देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 पॉइंट इक्वल टू 1 है जब हम दोनों हाथों से दे रहे हैं। अगर हम सिंगल हैंड या सिंगल लेग से दे रहे होते तो 2 पॉइंट इक्वल टू 1 अल्कलाइन हो जाता। सेम वही डायरेक्शन है, वही तरीका है, वही काउंटिंग है, केवल पैर का फर्क है। एसिड पॉइंट राइट लेग पे दिया जाएगा, अल्कलाइन पॉइंट लेफ्ट लेग पे दिया जाएगा, जैसा कि ये अल्कलाइन पॉइंट इनके लेफ्ट लेग पर दिया गया है। एक बार आप 2 अल्कलाइन पॉइंट देके दिखाएंगे, मतलब 2 अल्कलाइन इनको देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्कलाइन का पॉइंट हो गया। तो एसिड और अल्कलाइन, पहले तकिए को अगर आपने ठीक सेट करना है, नीचे तकिए को लगाना है, उसके बाद एडीआर क्या है ये समझ लीजिए। हमारी एड्रिनल ग्लैंड को हम एडीआर बोलते हैं और एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है और इसके ऊपर हम एडीआर का पॉइंट दे रहे हैं। एडीआर हम T6 से लेकर T12 तक देते हैं। T6 से लेकर T12 तक एडीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक पोजीशन आप समझ लीजिए कहां पर देते हैं। T6 कहां पर होगा, ये जो शोल्डर ब्लेड है इनका, ये शोल्डर ब्लेड है। शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होता है ये हमारा T6 का एरिया होगा। जहां आप ये देख रहे हैं न्यूरोथेरेपी एकेडमी लिखा है, ये इनका T6 का एरिया होगा। T12 का एरिया हम कैसे चेक करेंगे। T12 का एरिया जहां पर रिब्स खत्म होंगी, इनकी पसलियां खत्म होती हैं, ये इनकी पसलियां हैं, रिब्स हैं, ये रिब्स यहां खत्म हो गई और इससे सीधे एक लाइन खींच दीजिए, ये इनका T12 का एरिया होगा, है ना। तो T6 जहां पर न्यूरोथेरेपी एकेडमी लिखा है
और ये आपका T12 हो गया। न्यूरोथेरेपी एकेडमी कहाँ लिखा है? जहां इनका शोल्डर ब्लेड खत्म होगा। तो शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होगा वहां से लेकर 6 हड्डियां T6 से लेकर T12 तक का एरिया, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड का एरिया होता है, एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन है। इसको हम एडीआर का पॉइंट बोलते हैं। एडीआर के पॉइंट से हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स इसके द्वारा बनते हैं। ये इन फ्यूचर में जब थ्योरी क्लास लूंगा आपको इनके हार्मोन्स के फंक्शन की जानकारी दूंगा। अभी हमने ये सीखना है, समझना है कि हम एडीआर देते कैसे हैं। तो देख लीजिए एक बार ये एडीआर दे के दिखाते हैं। 6 एडीआर ये देंगे। 6 एडीआर देने के बाद में उसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 6 एडीआर देखिए कैसे दे रहे हैं। ये हाथ से ही दिया जाने वाला पॉइंट है, इसको हम पैर से नहीं देंगे। देखिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पूरे एरिया को, ये पूरा जो एरिया था यहां से लेकर यहां तक, इसको 3 अलग अलग हिस्से डिवाइड किए। एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा। इन 3 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड किया। और मैंने जब इनको 6 एडीआर देने के लिए बोला तो इन्होंने 6 बार एक जगह पर हाथ को खिसकाया। 3 जगह हो गई। 3 जगह के बाद में हर जगह के ऊपर 6 बार हाथ को फिसलाना है। उसको हर जगह पर, तीनों जगह पर 6-6 बार रबिंग करना है और सेम इसको दोबारा से रिपीट कर देना है। 3 जगहों पर 6-6 बार जब हम फिसलाते हैं और उसको कंप्लीट रिपीट कर देते हैं तो इसे 6 एडीआर कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, इसकी पोजीशन है T6 से लेकर T12। इतने एरिया में देंगे। 1 2 3 4 5 6। नीचे आए 1 2 3 4 5 6। तीसरा एरिया 1 2 3 4 5 6। फिर रिपीट कर दिया 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे 1, हाँ, फिर नीचे लास्ट 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 एडीआर है। 6 एडीआर का अपना फंक्शन है। कुछ अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। और अगर इसी प्रकार से हम 4 एडीआर दे रहे होते तो उसमें अलग फंक्शन होते। तो देख लीजिए 4 एडीआर कैसे देंगे। देखिए जगह बिल्कुल सेम रहेगी, पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन इसमें केवल काउंटिंग का फर्क आ जाएगा। देख लीजिए 4 एडीआर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। केवल काउंटिंग का फर्क हो गया, बाकी सिस्टम पूरा वही रहेगा। और 4 एडीआर से एक अलग प्रकार के हार्मोन बनते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 एडीआर देते तो कैसे देते, देख लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये 2 एडीआर हो गया। तो काउंटिंग वही कि 3 जगहों पर हमने एडीआर देते हैं। T6 से लेकर T12 तक हम इसे डिवाइड करते हैं और इसका रिपीटेशन करते हैं। 2 एडीआर, 4 एडीआर, 6 एडीआर, इसके अलग अलग फंक्शन है। अभी हमने प्रैक्टिकली सीखा कि हम 2 एडीआर या 4 एडीआर या 6 एडीआर कैसे देते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अंदरूनी हिस्सा है, एक बाहरी हिस्सा है। तो जो हम एडीआर देते हैं वो हम ऊपरी हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड देते हैं, एडीआर का पॉइंट देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए हम स्वेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है SWT। आपके उसमें लिखा होगा, नहीं है तो नोट कर लीजिए। एरिया के साथ में स्वेट पॉइंट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। 6
SWT इसको बोलते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं। यहां से भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनते हैं, जिसमें एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन इनके नाम होते हैं। देख लीजिए कैसे करेंगे हम। वही हिस्सा T6 से लेकर T12 तक को अब हम एक बार में कवर करेंगे। T6 से लेकर T12 तक के हिस्से को एक बार में स्टिमुलेट करते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा, T6 इनके यहां पर है और T12 का हिस्सा यहां पर है। T6 यहां से हुआ और T12 यहां पर। स्पाइन के दोनों तरफ, स्पाइन के दोनों तरफ हाथ को रखा है। स्पाइन दिखा दो इनको। नहीं, हाँ ये देखो, ये स्पाइन हो गई बीच के, स्पाइन के लेफ्ट में, स्पाइन के राइट में, दोनों ये बीचों बीच क्या है, स्पाइन है इनके, ये बीचों बीच स्पाइन है। और इन दोनों हाथों को मिलाकर इस तरीके से ये सेट करेंगे, रखेंगे, और इसके बाद इनको मैंने कहता हूं 3 स्वेट देना है। 3 स्वेट तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3, ये 3 स्वेट कंप्लीट हो गया। इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर मैं कहता हूं कि 6 स्वेट देना है तो कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक बार में प्रेस करना है। कैमरा पकड़ो, T6 से लेकर T12 तक हमने देना है। देखिए एक बार देख लीजिए, इस तरीके से मैंने हाथ को रखा, इस तरीके से, ये मैंने लेफ्ट में रखा, ये मैंने राइट में रखा, दोनों को मिला दिया और ऊपर से प्रेस करना। 1 2 3 4 5 6, केवल ऊपर से, इसको ऊपर झटका नहीं देना, नीचे झटका नहीं देना, जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बार में जहां हमने हाथ को रख दिया वहीं पर प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, वहीं पर प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं स्वेट पॉइंट, SWT। SWT स्वेट पॉइंट एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करने का तरीका है। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 स्वेट देके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6। जब हम बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी हिस्से को स्टिमुलेट करना है तो इसको हम ADR बोलते हैं, ADR का पॉइंट बोलते हैं। वो 2 ADR हो सकता है, 4 ADR हो सकता है, 6 ADR हो सकता है। जब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करना है तो उसका हम स्वेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आपके सामने देख के दिखाया। 1, जितने भी स्वेट होंगे वो उतनी बार हमने प्रेस करना है। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 प्रेशर इक्वल टू 1 स्वेट होता है। 3 बार लिखा है तो 3 बार प्रेस करना है, 6 बार लिखा है तो 6 बार प्रेस करना है। इस तरीके से हम एड्रिनल ग्लैंड के अपर और इंटरनल पार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट को पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए हम T8 प्रेस देते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए हम T8 प्रेस करते हैं। T8 प्रेस शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। तो आप देखिए कि हम T8 प्रेस कैसे देंगे। अभी आपको ये जानकारी दी थी कि T6 हम कैसे चेक करते हैं, है ना। शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होता है, शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होता है वो हमारा T6 होता है। शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होता है वो हमारा T6 होता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो लगभग ये एरिया इनका T8 का होगा। T8 को जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पैंक्रियाज को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, जिससे कि पैंक्रियाज स्टिमुलेट होगा और इंसुलिन बनाएगा और डायबिटीज में फर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से T8 प्रेस देकर हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। हथेली रखेंगे, 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 4 बार क्लॉकवाइज करना है और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसको हम T8 प्रेस पॉइंट बोलते हैं। ये शुगर में
के पेशेंट को शुगर डाउन करने के लिए दिया जाने वाला पॉइंट है। T8 प्रेस। T8 जो मनका है उसके आसपास से जो नर्व निकलती है वो हमारे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है, और उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम T8 प्रेस देते हैं। वो कैसे देंगे देखिए, मनके के ऊपर हम रखेंगे, 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हमारा T8 मनके के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना, T8 मनके को स्टिमुलेट करना होगा। इससे हमारे पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई जाएगी और हमारा पैंक्रियास स्टिमुलेट हो जाएगा। लेना, हम लंग्स को, आगे के हिस्से को, लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब हम लंग्स के पीछे वाले हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि पीछे से स्टिमुलेट करने के लिए बैक एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लीजिए बैक एरो कैसे देते हैं। आप हाथ से या पैर से, दोनों से दे सकते हैं। देखिए, 1 2 3, 1 2 3। जैसे आपने चेस्ट ओनली देखा था कि 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 चेस्ट ओनली है, 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 चेस्ट ओनली है, इसी प्रकार 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 बैक एरो होता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता 6 बैक एरो तो कैसे देते, देख लीजिए। 6 बैक एरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपको ध्यान होगा, चेस्ट ओनली देते समय मैंने आपको बताया था कि 12 स्ट्रोक ही हम एक बार में दे सकते हैं, यानी कि हम 12 ही दे सकते हैं। इसी प्रकार बैक एरो में 9 बार ही रब कर सकते हैं। तो मैंने कहा 6 बैक एरो, जबकि 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 बैक एरो, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 18। तो इसको हमने दो सिस्टम में डिवाइड किया, 9 प्लस 9 में, यानी कि 9 बार हमने पहले लेफ्ट में दिया, फिर 9 बार हमने राइट में दिया, फिर 9 बार हमने लेफ्ट में दिया, फिर 9 बार हमने राइट में दिया। इस प्रकार हमारा 6 बैक एरो कंप्लीट हो जाता है। एक बार देख लीजिए, अब ये दे रहे हैं 3 बैक एरो। 3 बैक एरो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9, तो ये 1 बार में कंप्लीट करेंगे। और पूरे शोल्डर ब्लेड को कवर करना है। पूरे शोल्डर ब्लेड को कवर करते हुए ये बैक एरो दिया जाएगा। ये शोल्डर ब्लेड है इनका, इस शोल्डर ब्लेड को इन्होंने एक इस तरीके से पूरे शोल्डर ब्लेड को कवर करना है। ये लंग्स का पीछे का हिस्सा है, ये लंग्स का पीछे का हिस्सा है जिसको हम बैक एरो से स्टिमुलेट कर रहे हैं। बैक एरो से हम लंग्स के पीछे के हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि चेस्ट ओनली से हम लंग्स के आगे वाले हिस्से को स्टिमुलेट करेंगे। इसी प्रकार एक और पॉइंट आता है हमारा एच एरो, ये भी लिख लीजिए। एच एरो ये हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली नर्व को स्टिमुलेट करता है। अभी हमने चेस्ट से लंग्स को स्टिमुलेट किया, बैक एरो से लंग्स को स्टिमुलेट किया। अब लंग्स को जो ब्लड सप्लाई पहुंचती है, हम उन नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं एच एरो से। तो देख लीजिए एच एरो देंगे कैसे। ये दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, ये भी काउंटिंग सेम है। 1 इक्वल मतलब 3 बार जब हम करते हैं तो 1 एच एरो हो जाता है। 1 एच एरो में 3 स्ट्रोक हम देते हैं। लंग्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, लंग्स को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो T1 T2 T3, जहां मैंने हाथ रखा हुआ है T1 T2 T3, इस एरिया से लंग्स को ब्लड सप्लाई जाती है। तो इस हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए हम एच एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए एच एरो का इस्तेमाल करते हैं। 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 एच एरो होगा। तो अगर मैं इनसे कहूं 3 एच एरो देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 3H एरो हो गया। अगर 2H एरो होता तो कैसे देते? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी हमारा लंग्स को ही स्टिमुलेट करने का तरीका है। बैक एरो, एच एरो, चेस्ट ओनली, ये तीनों ही हम लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। इसी प्रकार जैसे 5 मेडुला भी हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करता है। तो लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे पॉइंट कम हो जाते हैं। तो यहां तक ऑन द स्पाइन, ऑन द स्पाइन मतलब स्पाइन के ऊपर ये पॉइंट दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑन द स्पाइन। 1 = 1 ऑन द स्पाइन होता है। जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो 1 ऑन द स्पाइन हो जाएगा। देख लीजिए ऑन द स्पाइन एक कैसे देंगे। ये अंगूठा इन्होंने रखा, ये पकड़ लो, सोने के अलावा ये भी थोड़ा कम कर लो, ये पकड़ लीजिए। देखिए अंगूठे को प्रेशर देते हुए, स्पाइन के ऊपर प्रेशर देते हुए वापस ये ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने एक राउंड लगा दिया तो ये हो गया ऑन द स्पाइन। दोबारा से देंगे, अब ये 5 ऑन द स्पाइन देंगे, 5 ऑन द स्पाइन। देखिए नीचे तक आए, एक, ये ऑन द स्पाइन हो गया। स्पाइन के ऊपर दे रहे हैं, 2, स्पाइन के ऊपर ही देना है प्रेशर, 3, 4, और ये स्पाइन के ऊपर ही, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब हम स्पाइन के ऊपर हम प्रेशर देते हैं तो इसे ऑन द स्पाइन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा इससे क्या है, हमारे सभी मनकों की सेटिंग होती है। कोई ऊपर नीचे मनका है तो उन मनकों की सेटिंग के लिए, अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हम ऑन द स्पाइन देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विसाइड द स्पाइन। विसाइड द स्पाइन नाम से पता चल रहा है स्पाइन के दोनों तरफ, विसाइड का मतलब होता है दोनों तरफ। स्पाइन के दोनों तरफ हम उंगली को रखेंगे। आप देखिए पहले इनकी पोजीशन को देख लीजिए। इन्होंने ये बीच में स्पाइन की जगह को खाली छोड़ा है और उंगली को स्पाइन के दोनों तरफ रखा है। तो विसाइड द स्पाइन में स्पाइन के दोनों तरफ से प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक राउंड होगा। फिर आप देखेंगे 2 राउंड हो गए, फिर आप देखेंगे 3 राउंड हो गए, फिर आप देखेंगे 4 राउंड। ऐसे कर कर ये 5 विसाइड द स्पाइन कंप्लीट होता है। काउंटिंग सेम है, ऑन द स्पाइन, विसाइड द स्पाइन। ये स्पाइन के दोनों तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। विसाइड द स्पाइन में स्पाइन को टच किए बिना उसके साथ में उंगलियों से हम स्पाइन के दोनों तरफ ब्लड सर्कुलेशन को क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं विसाइड द स्पाइन। और इसमें हम 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अगर मैं जब एडवांस में आपको बताऊंगा, यहां से लेकर यहां तक हमारी 31 जोड़े नर्व निकलती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यहां से लेकर यहां तक आपके टेल बोन तक 31 जोड़े नर्व निकलते हैं जिनको हम 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व कहते हैं। इन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए हम विसाइड द स्पाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा आता है राउंड द स्पाइन। राउंड द स्पाइन का मतलब है कि स्पाइन के दोनों तरफ हम राउंड लगाते हैं। एक तरफ से नीचे आएंगे, आपने देखा, और दूसरी तरफ से हम ऊपर चले जाएंगे। एक तरफ से हम नीचे आएंगे और दूसरी तरफ से ऊपर चले जाएंगे। एक तरफ से नीचे आएंगे और दूसरी तरफ से ऊपर चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं राउंड द स्पाइन। राउंड द स्पाइन, चूंकि हम जानते हैं कि ब्रेन में एक पानी बनता है, ब्रेन में एक फ्लूइड बनता है जो नीचे की तरफ आता है और नीचे से दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं CSF, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ठीक रखने के लिए हम विसाइड द स्पाइन देते हैं।
सॉरी राउंड द स्पाइन देते हैं। राउंड द स्पाइन हमारे CSF फ्लो को ठीक रखने के लिए दिया जाता है। तो ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन, ये हमारी पूरी स्पाइन को स्टिमुलेट करते हैं और इसके अलग अलग फंक्शन हैं। मैं तीनों को एक बार 5-5 बार करके दिखा देते हैं हम, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले 5 ऑन द स्पाइन, 1 2 3 4 5। अब बिसाइड द स्पाइन, 1 2 3 4 5। अब राउंड द स्पाइन, 1 2 3 4 5। तो मैं एक बार इनके फंक्शन दोबारा से बता देता हूँ। मोटा माटी फंक्शन है कि ये लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, पूरी स्पाइन को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे हर मनकों को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेशन पहुंचाने में मदद करते हैं, और टोटल मिलाकर ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसके इंडिविजुअल फंक्शन समझ लीजिए। ऑन द स्पाइन हमारे 31 मनकों की सेटिंग करते हैं, अलाइनमेंट को ठीक करते हैं। कहीं मन का कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे हो जाता है, तो हम ऑन द स्पाइन देकर उसे ठीक करेंगे। दूसरा बिसाइड द स्पाइन, इससे हम इन हमारी वर्टिब्रा से निकलने वाली 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि हमारी स्पाइन से निकलने वाली 31 जोड़े नर्व को हम बिसाइड द स्पाइन से स्टिमुलेट करेंगे। तीसरा है राउंड द स्पाइन, इससे हम CSF के फ्लो को ठीक करते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पानी बनता है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ठीक करने के लिए हम राउंड द स्पाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन हमारी 3 स्पाइन को स्टिमुलेट करने के तरीके हैं। तीनों को 1:1 है, और हम इसको इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं अपने ऑक्सीजन फॉर्मूले में। यहां तक आपको समझ आया आपको? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्गन क्लियरेंस। ऑर्गन क्लियरेंस ये एक तरीका है जिससे कि हम जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई करते हैं। जैसे घर में सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, धुलाई करते हैं, पानी को घर के अंदर डालते हैं, फिर उसकी घर की धुलाई करते हैं, उसको हम कहते हैं घर की धुलाई। जब हम ऑर्गन्स की धुलाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन क्लियरेंस। अब ऑर्गन्स को क्लियर करने के लिए ब्लड की सप्लाई को हम बढ़ा दें। ब्लड की सप्लाई को जब हम बढ़ाते हैं तो उसे ऑर्गन क्लियरेंस कहते हैं। तो ब्लड की सप्लाई, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई जाती है वो हमारी स्पाइन से जाती है। तो हम इस प्रोसेस को जब हम देते हैं जिसका नाम है ऑर्गन क्लियरेंस, तो हमारे शरीर में सभी जगहों पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि उनके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो उनको रिमूव करा जा सकता है। तो ऑर्गन क्लियरेंस को समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बहुत तसल्ली से आराम से आपने इस प्रोसेस को देना है। एक जगह पर कम से कम जब हम 5 बार रबिंग करेंगे, देखिए जहां से स्पाइन शुरू होती है वही पॉइंट आपने देना है। एक जगह पर 5 बार करके फिर थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, फिर हम देंगे। पूरी स्पाइन को आराम से आपने कवर करना है। ये फर्स्ट स्टेप है ऑर्गन क्लियरेंस का, आराम से आपने देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आए, गुरुजी कहते हैं कि इसे 20 टाइम्स भी दे सकते हैं, मतलब 20 बार तक हम जा सकते हैं, और जितना आराम से हम ये देंगे उतना ये इफेक्टिव होगा। आप ये देख रहे हैं पूरी प्रोसेस को, इसको आपको ऑर्गन क्लियरेंस कहते हैं। जहां तक स्पाइन खत्म होगी वहां तक हमें नीचे तक जाना है, और उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आएंगे।
ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमने आराम आराम से आपने पेशेंट को उल्टे लिटा देना है और बहुत रिलैक्सिंग तरीके से आपने आराम से इस तरीके से एक जगह पर 5 बार जब हम रबिंग करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप काउंटिंग काउंट करते रहिए और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। धीरे धीरे कर कर आपने आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे कि आपका हाथ उठते हुए दिखना भी नहीं चाहिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक जगह पर कम से कम 5 बार आप करेंगे। एक एक जगह पर कम से कम 5 बार आप करेंगे और धीरे धीरे आप करते चले जाइए इस तरीके से। जब ये लास्ट आपका 5 बार हो जाए फिर उसके बाद आप ऊपर वापस आएंगे। फिर आप धीरे धीरे करके वापस आएंगे और जहां से शुरुआत करी थी आपने वही इस पॉइंट को खत्म करेंगे। धीरे धीरे पूरा हाथ रबिंग करते हुए, पूरे हाथ की ग्रिपिंग रखते हुए आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये इनका फर्स्ट स्टेप हमारा ऑर्गन क्लियरेंस का हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा। हम हाथ को एक तरफ लेफ्ट या राइट साइड रख लीजिए। फिर यहाँ से आपको हाथ को फिसलाना है। कम से कम 5 राउंड आपने एक ही जगह पर बनाने हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 बार एक ही जगह पर राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे स्पाइन को कवर करते हुए। स्पाइन को कवर करते हुए आप पूरा दूसरी तरफ आ रहे हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट आपको इस प्रोसेस में लगने चाहिए। बहुत इफेक्टिव है। अगर आप जेंट्स को दे रहे हैं तो कपड़े हटाकर पाउडर लगाकर इस पॉइंट को दे सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से ये देना है। पूरा आप अच्छी तरीके से एक ही जगह पर 5 बार आप रबिंग करते हुए जाना है। सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई भेजनी है और ये हमारा उसी जगह पर आकर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ऑर्गन क्लियरेंस 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इस प्रकार हम ऑर्गन क्लियरेंस देकर पूरे शरीर के ऑर्गन्स की सफाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आप दे सकते हो, ये ध्यान करना है। सुधाकर का पॉइंट देखिए कैसे देंगे। स्पाइन के ऊपर ही या क्लॉकवाइज किया जाएगा। आप पॉइंट ये लिखते रहना, जो पॉइंट आपके नोट्स में ना हो तो भी। ये ऊपर से नीचे तक क्लॉकवाइज करते हुए आ रहे हैं। हर एक मनके के ऊपर क्लॉकवाइज कर रहे हैं। हर एक मनके के ऊपर क्लॉकवाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ मनकों को क्लॉकवाइज करते हुए ये आ रहे हैं। हर एक मनके को स्टिमुलेट कर रहे हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आपकी स्पाइन जकड़ी हुई हो, अकड़ी हुई हो, स्टिफ हो गई हो, मूवमेंट नहीं हो रही हो, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हल्के हाथ से करेंगे। अगर शुरुआत है तो आप थोड़ा सा प्रेशर के साथ कर सकते हैं। पहले ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करते हुए आना है। अब नीचे से ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं। पहले ऊपर से नीचे की तरफ। स्पाइन को रिलैक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। स्पाइन को रिलैक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत हो आप ये पॉइंट दे सकते हैं। पुराना नाम सुधाकर का पॉइंट, नया नाम स्पाइन क्लॉकवाइज स्पाइन रिलैक्सेशन इसको बोल सकते हैं। ये ऊपर से नीचे तक क्लॉकवाइज, फिर नीचे से ऊपर तक क्लॉकवाइज। उसके बाद दूसरा स्टेप समझ लीजिए, दोनों हाथों को इस तरीके से स्पाइन के दोनों तरफ रखना है।
मुट्ठी बंद कर कर आप देखेंगे, मुट्ठी इन्होंने बंद करी हुई है, मुट्ठी बंद कर कर रखेंगे साइड में, और हल्का सा प्रेशर ऊपर की तरफ, हल्का सा प्रेशर ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, हल्का सा प्रेशर ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए ये देना है। हल्का हल्का खिंचाव इनको स्पाइन में देना है, रिलैक्स करना है, और लास्ट बोन ऑफ योर स्पाइन आपको स्टिमुलेट करना है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में ऊपर अंगूठे से करेंगे। हाँ, एक, हाँ, तीसरे स्टेप में अंगूठों को दोनों तरफ रखते हुए, अंगूठे को दोनों तरफ रखते हुए आपको ध्यान से देखना है। ये अंगूठे हमने रखे और आगे की तरफ प्रेस करना है, जैसे हमने दोनों मुट्ठी को बंद करके आगे की तरफ प्रेशर दिया था, आगे की तरफ प्रेशर दे रहे थे, उसी प्रकार हम अंगूठों को भी इस तरीके से साइड में रखेंगे, फिर हल्का प्रेशर देते हुए आगे की नीचे की तरफ हम आएंगे। स्पाइन के दोनों तरफ रखते हुए, स्पाइन के दोनों तरफ रखते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और जब तक कूल्हे की हड्डी नहीं आ जाएगी तब तक हम इस तरीके से प्रेशर देंगे। और यहाँ ये कूल्हे की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी पर आकर हथेली से आपने ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। तो और इसके बाद में फिर रिलैक्स कर देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से 3 स्टेप में दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने ध्यान दिया था ऊपर से क्लॉकवाइज हर मनके को करते हुए नीचे की तरफ, नीचे से क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ, फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर कर ऊपर की तरफ प्रेशर बनाते हुए गए थे, फिर लास्ट में अंगूठों से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ कूल्हे की हड्डी पर प्रेशर देना है और फिर रिलैक्स कर देना है। ये हमारा सुधाकर का ट्रीटमेंट हो जाता है। सुधाकर स्पाइन को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, सुधाकर यानी कि स्पाइनल क्लॉकवाइज स्पाइन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल